तो दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और ये जो वीडियो होने वाला है वो पूरी तरह से जॉब से रिलेटेड होने वाला है। एक अलार्म सा बजा हुआ है पूरी दुनिया में, एक हड़कंप सा आया हुआ है और उसका रीज़न एक नहीं है, बहुत सारे रीज़न हैं। मैं स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर की ही बात करूँगा, लेकिन मैं और भी ब्रॉड चीज़ें उसमें जोड़ूँगा। तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। मैं इसमें फिनेंशियल चीज़ें भी ऐड करूँगा, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो पहले बात करते हैं कि अलार्म जो टिकिंग जो है वो क्यों है और किस टाइप का अलार्म टिक कर रहा है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। हर तरफ युद्ध का माहौल है, आप देख ही रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और अभी नया एक युद्ध आ गया है, ट्रेड वॉर जिसे बोलते हैं। तो अमेरिका ने टैरिफ वॉर शुरू कर दिया है। अबे टैरिफ होता क्या है? कोई भी सामान आप इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से तो आप एक टैक्स लगाते हैं जिसे टैरिफ के नाम से बोला जाता है, इंपोर्ट टैक्स भी बोलते हैं। तो वो है। तो इससे क्या इशू आएगा, क्या इशू आ रहा है? जैसे हम कोई चीज़ें यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं पर यूएस हमसे इंपोर्ट करता है, तो हम उसे 10 रुपये में यहाँ से चीज़ें भेजते हैं जो कि यूएस में वहाँ 20 रुपये में बनता होगा। तो वो 10 रुपये चीज़ें खरीदना, 10 रुपये की चीज़ खरीदना उससे ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अब वहाँ पे इंपोर्ट टैक्स लगा दिया गया है, टैरिफ लगा दिया गया है, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो इतना ताम झाम करके कोई हमसे क्यों खरीदेगा सामान? वो वहीं पे खरीद सकता है अगर उसे 1-2 रुपये का अंतर पड़ रहा होगा। तो इससे हमारा एक्सपोर्ट घटेगा, मतलब हम सामान नहीं बेच पाएंगे। हम सामान नहीं बेच पाएंगे तो भाई इधर प्रोडक्शन में इशू आएगा, हमने जो लेबर रखा है उसमें कटौती होगी। दूसरा कि जो ये युद्ध चल रहा है अभी अभी उसमें यूरोपियन यूनियन ने बोला भी है कि भाई युद्ध की आशंका है, तो सब लोग अपना सामान स्टॉक करके रखें एटलीस्ट 2 महीने का। राशन, पानी, मेडिसिन, सारी चीज़ें जो मूलभूत चीज़ें होती है वो स्टॉक करने के लिए बोली गई है। तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। लोग बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं, बेट नहीं लगा रहे हैं फ्यूचर की ग्रोथ पे। सट्टे पे नहीं, ड्रीम 11 पे हर कोई बेट लगा रहा है, लेकिन फ्यूचर की ग्रोथ पे कोई बेट नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि फ्यूचर अभी अंधकार में दिख रहा है। जाहिर सी बात है ना, अगर मैं आगे के 2 साल का प्लान कर रहा हूँ, आज बम गिर जाए, ख़त्म चीज़ है, मैं क्यों ही आगे का प्लान करूँ? तो ये अभी सिनेरियो चल रहा है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए पेंटागन ने क्या किया है कि 4,000 करोड़ के जो आईटी कॉन्ट्रैक्ट थे वो रद्द कर दिया है, मतलब उसे रिन्यू नहीं किया है फ्यूचर को देख के। तो इसका सीधा सीधा असर इंडिया पे पड़ेगा और कॉस्ट कटिंग होगी, तो जॉब ले ऑफ होंगे। एक्चुअली जॉब ले ऑफ कहने का मतलब ये है कि ले ऑफ उनका होता है जो नए प्रोजेक्ट नहीं ढूंढ पाते हैं। सिस्टम ऐसा होता है सर्विस बेस्ड कंपनी में कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के अंदर हैं तो आप बिलेबल हैं, मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्टर समझ लीजिए कि भाई आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो आपको कोई पैसे दे रहा है आपके नाम पे कि हाँ ये बंदा मेरे प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो मैं इसके लिए आपको पैसे दूंगा। वो पैसा आपकी कंपनी को दे रहा है और कंपनी आपको उसके लिए सैलरी दे रहा है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा कि प्रोजेक्ट के अंदर सामने वाले बंदे ने ये बोला कि भाई मुझे ये काम करवाना ही नहीं है, अब मैं नहीं कराऊंगा काम, मुझे नहीं चाहिए काम। तो जो बंदे, सारे बंदे उसके लिए काम कर रहे होंगे वो क्या करेंगे? अब उनके पास तो कोई काम नहीं है, तो वो चले जाएंगे एक पूल में जो कि बेंच बोलते हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो बस काम ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं कंपनियों के अंदर, तो कंपनियां उन्हें कुछ टाइम देती है, जैसे 3 महीने का देती है, 2 महीने का देती है कि आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट खोज लो। भाई आप खोज लो अंदर कंपनी के अंदर ही। अगर वो प्रोजेक्ट ढूंढने में सफल हो जाते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दूसरा बंदा उनके लिए पैसे कंपनी को देगा और कंपनी फिर आपको सैलरी दे देगी। विन विन सिचुएशन। लेकिन अगर आप नहीं ढूंढ पाते 3 महीने के अंदर, तब होता है ले ऑफ। तब कंपनी आपको बोलेगी टाटा बाय बाय, हमारे पास नहीं है आपके लिए प्रोजेक्ट और आप जा सकते हैं। अब वो बंदा, जरूरी नहीं है कि उसे नौकरी बाहर नहीं मिलेगी, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि मिल ही जाएगी क्योंकि मार्केट तो डाउन हो रहा है।
अब आईटी इंडस्ट्री अगर डाउन होगी बाहर में, हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं? हम यूएस को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस को, ब्रिटेन को, यूरोप में, और यूरोप में हालत है अभी ख़राब। तो बहुत ही कॉशियस सिचुएशन आ गया है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, बात करते हैं कि इसमें करना क्या है, इससे डील कैसे करनी है। तो सबसे पहले जॉब से रिलेटेड बात करते हैं कि जॉब में ही इसे कैसे संभालना है। सबको पता है कि भाई अभी थोड़ा इशू है, मैनेजर लोग भी आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे कि भाई जॉब का खतरा है, जॉब का खतरा है, आप ज़्यादा काम करें, ज़्यादा काम करें, ज़्यादा काम करें, लेकिन अपने स्किल से अलाइन करके, ठीक है। दूसरा काम ना पकड़ें। अगर आप दूसरा काम पकड़ेंगे तो वो भी एक टैक्टिस है कि भाई आपका परफॉर्मेंस को वो गिरा सकते, दिखा सकते कि नहीं हमने इसको काम दिया था, ये नहीं कर पाया, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उस बेसिस पे भी आपको निकाल सकते हैं। तो आप ज़्यादा काम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने स्किल से अलाइन करके करें ताकि भाई वो काम आपको आए, और दूसरे काम सीखने की कोशिश करें, ना कि उस काम को इनहेरिट करें कि भाई अपने आप ओनरशिप लें। पहले सीखें, उसके बाद ओनरशिप लें। दूसरा जो ये है, ये फिनेंस से है। फिनेंशियली अपने आप को आप स्टेबल रखने की कोशिश करें। अगर आपके पास ईएमआई है तो जब तक आपकी जॉब है, ठीक है, तब तक उस ईएमआई में थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें और अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बना के रखें, ठीक है। कम से कम जो भी खर्चा हो, जैसे आपका मंथली एक्सपेंसेस 40,000, 50,000, 60,000 हो, तो कम से कम 1 साल का रखें। अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, आपकी जॉब चली जाती है, तो कम से कम 1 साल आपके पास रहेगा ना, कि आप उसमें भाई आपके फैमिली की अच्छे से सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी, किसी के पास मांगना नहीं पड़ेगा। और 1 साल के अंदर यार टैलेंट तो इतना तो टैलेंटेड है ही कि 1 साल के अंदर जॉब खोज ही लेंगे। तो इमरजेंसी फंड बिल्कुल बना के रखें, अभी खासकर इन सिचुएशंस में। नई चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को, लग्जेरियस को अभी थोड़ा मिनिमाइज कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ। होटल में खाना खा रहे हैं, पहले 5 बार खाना खाते, अभी 1 बार ही खाना खाइए, कोई इशू नहीं है। अगर आप सब कुछ ही बंद कर देंगे, कंज्यूमर पूरे हर एक चीज़ को बंद कर देगा, तो भाई वैसे भी ये गाड़ी नहीं चलने वाली। ये साइकिल होता है, आप एक चीज़ें खरीदेंगी, उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए वो रॉ मटेरियल खरीदेगा और आदमी को लगाएगा, तो ये एक साइकिल की तरह होता है, फ्लो चलता है। सारी चीज़ें बंद नहीं करनी है, आपको कम करनी है। आप गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे थे इसमें, उसको एक्सटेंड कर दीजिए नेक्स्ट ईयर के लिए। कोई बड़ी चीज़ें आप प्लान कर रहे थे, उस चीज़ को एक्सटेंड कर दीजिए जो कि एक लाइबिलिटी आने वाली है। आप घर खरीदने का सोच रहे थे, उसको भी एक्सटेंड कर दीजिए, इट्स ऑल्सो अ लाइबिलिटी इन दिस सिचुएशन। क्या करें, आप अपने अर्निंग पे फोकस करें, बचत पे फोकस करें, लर्निंग पे फोकस करें। सो यू शुड बी फोकस ऑन 3 थिंग: अर्निंग, लर्निंग एंड सेविंग। 3 इज द पिलर राइट नाउ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि भाई सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, अलार्मिंग है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आरबीआई खुद इस बात को बोल रहा है। अभी जस्ट 3 महीने के अंदर 2 बार उसने ब्याज दरों में कटौती कर दी। क्यों कर दी? आप इस बात को सोचिए, क्यों कर दी उसने? आपको 1% के आसपास, 0.5% के आसपास उसने कटौती कर दी, पूरे दोनों टाइम मिला के 0.25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी है। तो 0.5% का आपकी कटौती हो गई है। क्यों कर दी? 2 रीज़न होते हैं, एक तो महंगाई पे काबू करना होता है, और दूसरा होता है कि कैश फ्लो बढ़ाना होता है मार्केट में। महंगाई नॉर्मल है ऐसा उसका मानना है, उसने जो रिपोर्ट दी कि महंगाई नॉर्मल है, महंगाई ठीक है, लेकिन मार्केट में कैश फ्लो नहीं है। कैश फ्लो नहीं है, उसका पता कैसे चल रहा है? आपने न्यूज़ सुना होगा, कितनी सारी गाड़ियाँ, कितने लाख करोड़ की गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं इन्वेंट्री में जो कि बिक नहीं रही हैं। क्यों नहीं बिक रही हैं? मार्केट में पैसा नहीं है, लोग खरीद नहीं रहे हैं, इसीलिए वो गाड़ियाँ बिक नहीं रही हैं। तो उसने क्या किया है? ब्याज दरों में कटौती कर दी है, होम लोन में कटौती कर दी है, सारे लोन में कटौती कर दी है, ताकि लोगों को लोन सस्ता मिले, लोग बैंकों के पास जाएं, लोन लें
मार्केट में कैश फ्लो आए और वो इन्वेंट्री क्लियर हो, तो फिर वो साइकिल रिज्यूम हो जाए। तो इस बात को आप समझिए, ठीक है। मार्केट में पैनिक सिचुएशन है, आप देख ही रहे होंगे सेंसेक्स कितना गिर रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी गिर रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी गिर रहा है। इट्स अ पैनिक सिचुएशन, बट पैनिक आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक सेफ गेम खेलना है। आपको अपने पैसे ज़रूरी चीज़ों में लगाने हैं, एक इमरजेंसी फंड बनाना है, बाहर ज़्यादा नहीं खाना है, नियर फ्यूचर में जो आप गाड़ी लेने वाले हैं उस चीज़ को अवॉइड करना है, आप जो क्या अपार्टमेंट लेने वाले थे उसको नहीं खरीदना है, आपके घर की ज़मीन है वहाँ पे आप 5, 7, 10 लाख रुपए में आप लगा के अगर आपको रेंट पे चढ़ाना है आप रेंट पे चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं तो बोलूँगा कि वो भी नहीं करना है अगर आप सिंगल अर्निंग है। अगर आपकी ही अर्निंग से आपका घर चलता है वो भी मत कीजिए, इस समय को जाने दीजिए। अगर आप प्राइवेट जॉब वाले, गवर्नमेंट जॉब वाले कोई इशू नहीं, गवर्नमेंट जॉब वाले खर्च कीजिए यार, अभी तो आप ही का खर्च करने का समय है। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय लोग अगर खर्च करेंगे तो मार्केट में फिर से पैसा आएगा, फिर से पैसा आएगा तो लोगों को, जो कंपनियां हैं उनको लगेगा कि भाई हमें तो और बनाना है, उसको बनाने के लिए वो और लोगों को हायर करेंगे, तो फिर ये साइकिल फिर से रिज्यूम होगा। तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप लोग जी खोल के खर्चा कीजिए इसी में, ताकि भाई हमारी इंडस्ट्री तो कम से कम बूस्ट हो। बट अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो बी कॉशियस, प्राइवेट में नौकरी का कोई भरोसा नहीं होता। आप चाहे गूगल में भी काम करें, आपने उसके पराग की कहानी तो सुनी ही होगी, ठीक है, कितने करोड़ का पैकेज, पर उसे भी निकाल दिया गया। तो भाई प्राइवेट एम्प्लॉय की कोई वो नहीं होती। तो आप कॉशियस होकर चलिए, इमरजेंसी फंड बनाइए, कम खर्च कीजिए, बाहर के पे तो और भी कम खर्च कीजिए, और बस ये समय बीत जाएगा, फिर आपके पास नौकरियों में बाढ़ आ जाएगी, फिर आपके पास होगा खर्च करने को एकदम लग्जरी वाला, घूमने जाइए, ट्रिप पे जाइए, घर बनाइए, घर खरीदिए, कार खरीदिए, गोल्ड खरीदिए। फिर उस समय गवर्नमेंट वाले कम कर लेंगे, अपना बराबर हो जाएगा, गवर्नमेंट की सैलरी भी बढ़ा देंगे गवर्नमेंट वाले, और भी अच्छा हो जाएगा। हम सब मिल के इकोनॉमी को बूस्ट कर लेंगे।